नमस्कार, मैं स्टार प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल एचएन अध्ययन पे। त्योहारों का सीज़न और ये सीज़न जो है आपको बहुत सारा टाइम दे रहा है, बहुत सारी उत्साह, बहुत सारी एनर्जी दे रहा है। अब आपको क्या करना है, ये एनर्जी अपने त्योहारों के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी लगाना है और इस एनर्जी को और दोगुना करने के लिए एचएन अध्ययन आपके लिए लाया है कुछ ऑफर। आप एचएन अध्ययन का दीपोत्सव आप महाधमाका, इस ऑफर में आप ये जो कोड है DIWALI दिवाली कोड से हमारे कोई भी बैच पे, किसी भी बैच पे आपको 75% तक की डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक, तो ये दिवाली में ईश्वर माता लक्ष्मी गणेश जी की आशीर्वाद आप पे बना रहे, आपको सुख समृद्धि मिले, इसका प्रयास करने के लिए एचएन अध्ययन भी प्रतिबद्ध है। हमारे कोर्सेज की बात कर लें तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं इस समय। यूजीसी नेट को लेकर के गोल्ड मेंबरशिप ऑलरेडी है जिसमें आपको ये सारे कोर्सेज मिलेंगे। हिंदी नेट, पेपर फर्स्ट पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीपीजीटी, यूपीएचएससी, यूपीजीडीसी, साथ में केवीएस, एनवीएस, पीएचडी और सीयूईटी के जितने भी बैचेस हमारे चल रहे हैं इस समय, करंट में जो भी बैचेस चल रहे हैं वो आप ये कोर्स लेंगे और आपको सभी में एंट्री मिल जाएगी अपने आप ही। ये कुछ कोर्सेज हैं आपके यूजीसी नेट से रिलेटेड। हिंदी का फर्स्ट पेपर का कॉम्बो बैच है, अलग से नोट्स, PYQs, टेस्ट बैच सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर का भी देख सकते हैं आप, सारा बैच चल रहा है इस समय। हिंदी साहित्य का भी GS बैच असिस्टेंट प्रोफेसर का चल रहा है, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच चल रहा है। सारे बैच इस समय हमारे यहाँ धुआंधार रूप से चल रहे हैं। कॉम्बो बैचेस हैं, PhD एंट्रेंस के लिए बैचेस है। जो बैच आपको चाहिए परीक्षा के लिए, जो भी परीक्षा आपकी है उस हिसाब से आप बैचेस ले सकते हैं। कस्टमाइज बैचेस हैं ताकि आपका विषय कभी कभी होता है कि मुझे इनमें से 2 ही एग्ज़ाम देने हैं, बाकी नहीं देना है, मुझे GS नहीं लेना है या GS के साथ मुझे हिंदी पढ़नी है। हर तरह के बैच का को शेड्यूल हमने आपके लिए यहाँ पे कर दिया है। आपके जो भी सुविधा हो आप वो बैचेस लीजिए। एचएन अध्ययन ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको पूरा इस तरह का जो प्रोफेस है वो दिखेगा और आप सारा बैच जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई बैचेस की बात। अब आते हैं हम अपने, आपको कोई भी बैचेस से कोई भी समस्या हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है एचएन अध्ययन का ऐप डाउनलोड करने में, क्लासेस लेने में, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़े होंगे, वहाँ पर भी इसका समाधान मिल सकता है। और हमारा नंबर ऑलरेडी आपके पास है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम आज के क्लास पे। क्लास कल तक हम लोगों ने, पिछली क्लास है उसमें हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आइए बढ़ते हैं उसके आगे। प्रश्न है 16, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक पाश्चात्य काव्यशास्त्र की बड़ी पुस्तक है। यह पुस्तक जो है वह शिक्षा पर आधारित है और किसकी शिक्षा? नागरिकों की। ठीक है, नागरिकों की शिक्षा पर आधारित है। एक अच्छा नागरिक कैसा हो, आदर्श नागरिक कैसा होना चाहिए, उस पर बेस्ड है। ये आपके विकल्प हैं A अरस्तु, B मॉन्टेस्क्यू, C रूसो और D प्लेटो। इसमें से किसने किया है? अगर आप थोड़ा सा जाओगे, कौन बात करता था ज़्यादा? ये आदर्श मॉडल की बात कौन करता था? आदर्श नागरिक की बात कौन करता था? आदर्श समाज की बात कौन करता था? तो थोड़ा सा आपको हेल्प ज़रूर मिल जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा D प्लेटो। ठीक, आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक, उपन्यास कौन है? उपन्यासकार कौन है या लेखक कौन है? ठीक है, त्यागपत्र उपन्यास बड़ा चर्चित उपन्यास है। अपने समय में, अपने समय के काफ़ी आगे की बात कहता हुआ उपन्यास है। यह उपन्यास 1937 के लगभग आता है। ठीक है, 1937 में इसमें जो केंद्रीय पात्र है वो है मृणाल। ठीक है, मृणाल नामक की एक प्रगतिशील विचारों की महिला है और इसके संग इनका एक भतीजा है प्रमोद। ठीक है,
ये दो हैं जो केंद्रीय पात्रों में हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी कहानियां हैं इसमें, लेकिन मुख्यतः जो है ये कहानी मृणाल के इर्द गिर्द ही घूमती है। बात कर रहे हैं लेखक कौन है इसके, चर्चित उपन्यासकार। आपके विकल्प है यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञे और उपेंद्र नाथ अस्क। सही जवाब है इसका जैनेन्द्र। ठीक है, त्यागपत्र किसका उपन्यास है? त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। ठीक, आते हैं हम अगले प्रश्न पे। कैमासवध, ये है कैमासवध, कैमास, ये भी नाम मिलता है कहीं, ज्यादातर यही में नाम मिलता है। कैमासवध किस जो ग्रंथ है वह किस प्रमुख घटना का है, मतलब किस ग्रंथ में कैमासवध नाम से एक प्रमुख घटना मिलती है? आपके विकल्प है बीसल देव रासो, परमाल देव रासो, पृथ्वीराज रासो और खुमार रासो। कैमास एक ऐतिहासिक पात्र है। कथा ऐसी है कि पृथ्वीराज को सूचना मिलती है कि उनका कोई सेनापति है, मंत्री है जो थोड़ा उससे बगावत में है, ऐसा कुछ सूचना मिलती है। वो वहाँ पे जाते हैं, कैमास जो इनका ही मंत्री है उनसे उनकी भेंट होती है और पृथ्वीराज द्वारा ही कैमास का वध होता है, इसलिए इसका नाम कैमासवध रखा है। तो ये स्पष्ट हो गया कि सही जवाब क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो पूरा 69 सर्गों में विभक्त है। ठीक, चंद्रबरदाई इसके रचनाकार हैं। कैमासवध इसका जो है वह तीसरा सर्ग है। ठीक, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आर्य परिवार की भाषा का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा है, ये चेष्टा है, सॉरी, चेष्टा किस विद्वान ने सुलझाई थी? किस विद्वान ने जो है वो भाषा के आधार पर वर्गीकरण किया था? आपके ऑप्शन है अस्कोली, बॉनबेडक, डॉक्टर धीरज वर्मा और ये गिलक्राइस्ट है। ठीक, गिलक्राइस्ट बड़ा नाम है भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि गिलक्राइस्ट ने भाषा विज्ञान के लिए ऑलरेडी बहुत सारे कार्य किए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? आर्य भाषा परिवार का वर्गीकरण, शुरुआती जो वर्गीकरण है उसके लिए कौन जो सबसे पहले विद्वान ने सुलझाया था? सही जवाब है आपके अस्कोली। अस्कोली ने भाषा परिवार को शुरुआत में जो विभाजन होता है केंटुम और शतम, ठीक, ये विभाजन का जो शुरुआत है वह अस्कोली ने ही किया। सही जवाब हो जाएगा 19 का एक अस्कोली। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है? ठीक है, रस सिद्धांत। अब सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? आपके विकल्प है 1 गुलाब राय, बी या 2 डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, 3 रामानंद तिवारी और 4 डॉक्टर निर्मला जैन। देखो रस सिद्धांत से जब हम बोलते हैं तो एक ऑप्शन अपने आप आ जाता है, अच्छा वो आपके ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत होती है। डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है वो केवल रस सिद्धांत है, इतना नहीं है, केवल रस सिद्धांत नाम से है। यहाँ पूछ रहा है रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा? रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण नाम से पुस्तक है आपकी 2 डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, गुलाब राय ने भी रस सिद्धांत के ऊपर पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नवरस। ठीक है, निर्मला जैन की भी एक पुस्तक है रस सिद्धांत नाम से जिसका नाम है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, लेकिन क्या पूछा है? रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण, जिसका सही जवाब हो जाएगा 2 आनंद प्रकाश दीक्षित। अगला है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये जो कथन है वो किस आचार्य का है? काव्य शास्त्र का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत चर्चित प्रश्न है। मुझे लगता है ये
प्रश्न कईयों बार आपके सभी परीक्षा में काव्य शास्त्र पूछा गया है, इसलिए आसान है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझसे बताने से पहले आप जरूर बताएंगे कि 21 का कौन सा आंसर है। आते हैं इसके जवाब पे। विकल्प है आपके आचार्य विश्वनाथ, दूसरा है आचार्य हेमचंद्र, तीसरा है पंडित राज जगन्नाथ और चौथा विकल्प है आचार्य कुंतक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है एक आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक है साहित्य दर्पण, ठीक है। इसी में इन्होंने अपने रसवादी आचार्य हैं, रसवादी सिद्धांत जितने भी है सब इन्होंने मैक्सिमम इसी में दिया हुआ है। आचार्य विश्वनाथ, जिनका कथन है काव्य की परिभाषा देते हुए, काव्य कैसा होना चाहिए, काव्य का स्वरूप कैसा, लक्षण क्या है, उसको देते हुए इन्होंने यही बताया था कि काव्य रसात्मकम काव्यम, जो काव्य, जो वाक्य है जो रसों से युक्त है, रस से परिपूर्ण है, वही काव्य कहला सकता है। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, ठीक, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अब ये क्या बोल रहा है? संभावना शब्द का प्रयोग कर रहा है। अब देखो ज्यादातर जो है ये सभी में उपमेय में उपमान जोड़ा ही जाता है, लेकिन एक शब्द जो पूछा है संभावना। आपके विकल्प है ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी भ्रांतिमान। उपमा सीधे आरोप गढ़ दिया जाता है, ठीक है, सा सी से, ठीक। रूपक जिसमें भेद रहित आरोप होता है, सा सी से का प्रयोग भी नहीं हो रहा है, सीधे आरोप गढ़ दिया जाता है। उत्प्रेक्षा जिसमें संभावना व्यक्त की जाती है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। भ्रांतिमान में जिसमें भ्रम बना रहता है लास्ट तक कि सांप है या रस्सी है, इस तरह का भ्रम बना रहता है, ठीक। तो इसका सही 22 का सही जवाब हो जाएगा सी उत्प्रेक्षा। अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा आसान सा प्रश्न है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है आपका ए 14 सितंबर, बी 16 अगस्त, सी 28 जुलाई, डी 19 अप्रैल। ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, सही जवाब है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 के लगभग, 1949 में ही पहली बार हिंदी दिवस मनाया जाएगा, ऐसी उद्घोषणा हुई। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब आप मुझे विकल्प में और उसमें कमेंट में बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बड़ा आसान सा जवाब है, इसलिए इसका जवाब मैं दे भी नहीं रही हूँ, आप ही मुझे बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अब है अगला, जहां पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विश्लेषण है, ठीक है, विश्लेषण औचित्य संबंध चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहां पर किस रूप की पूर्वाध वक्रता होती है? वक्रोति। वक्रोति जब हमने पढ़ा था, ठीक, तो उसको हमने यहाँ पूरा देखा था बहुत शॉर्ट में। आपके सिलेबस में ये दो जगह, एक तो अलंकार की तरफ भी है और दूसरा आपके सिद्धांत की तरफ है, लेकिन यहाँ जो पूछ रहा है प्रश्न वो अलंकारिक दृष्टि से नहीं है, सैद्धांतिक दृष्टि से पूछा है। सही जवाब क्या है? इसका विकल्प क्या है? पहला पर्याय वक्रता, दूसरा विश्लेषण वक्रता, तीसरा संतृप्ति वक्रता और चौथा है प्रत्यय वक्रता। तो क्या पूछा है यहाँ पे? प्रत्यय के द्वारा। तो चीजें क्लियर है किसका है, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रत्यय वक्रता, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। पाश्चात्य काव्य सिद्धांत या वाद पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, पूछ रहा है पाश्चात्य काव्य सिद्धांत या वाद के लेखक कौन है। विकल्प है आपके एक डॉक्टर भगीरथ मिश्र, 2 रिचर्ड्स, 3 डॉक्टर नगेंद्र, 4 बाबू गुलाब राय। आसान जवाब इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न देखो जब इतना केवल पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसी नाम से 2-3 पुस्तकें ऑलरेडी आपके साहित्य में मौजूद हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है सिद्धांत या वाद, पूरा प्रश्न पढ़ना भी इसलिए जरूरी है, नहीं तो कभी कभी और कॉन्फिडेंस आ जाता है। सही जवाब इसका क्या है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इन्होंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर भी पुस्तक लिखी है,
तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एक भागीरथ मिश्र। आते हैं अगले पे। अगला है कहानीकारों में किसकी कुछ कहानी इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है। इंस्टॉलमेंट क्या है? कहानी संग्रह है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है। इंस्टॉलमेंट नाम से किसका कहानी संग्रह है? इस तरीके से भी यह प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, आपके विकल्प हैं 1 निराला, 2 भगवती चरण वर्मा, 3 भगवती प्रसाद वाजपेयी, 4 पंत। आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिक है इसलिए क्योंकि आप पहला ऑप्शन गलत कर देंगे, दूसरा ऑप्शन गलत कर देंगे, फंसेंगे क्या? इन दो में, क्योंकि नाम बड़ा क्लोज सा है और हम जब याद करते हैं तो लास्ट तक इतना भी नहीं याद करते हैं। पूछ क्या रहा है? कहानीकारों में इंस्टॉलमेंट किसकी कहानी है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट किसकी कहानी है? चरण शर्मा की, शर्मा जी की कहानी है इंस्टॉलमेंट। भगवती चरण शर्मा की कहानी है इंस्टॉलमेंट। 2 बाकी कई सारी कहानियां संग्रह इनकी अच्छी है जो आधुनिक कहानीकारों में ये आते हैं। ठीक, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अगला है काव्यशास्त्र का एक और सिद्धांत, एक और लक्षण रमणीय। ये रमणीय है, रमणीयार्थ। ठीक है, प्रतिपादक शब्दम काव्यतम किम। आचार्य का, ये किस आचार्य का कथन है? काव्य का लक्षण बताते हुए क्या कह रहा है? जो पद रमणीय अर्थ देते हैं वही काव्य है। जो शब्द जो है वो रमणीय अर्थ देते हैं वही काव्य है। कौन कह रहा है इसमें से? आपके विकल्प है पंडित राज जगन्नाथ, 2 भामह, 3 आचार्य विश्वनाथ और 4 कुंतक। विश्वनाथ का भी हमने देख लिया तुरंत, इतना तो आप कट कर सकते हैं। काव्यम वाक्यम रसात्मकम, काव्यम किसका था? विश्वनाथ का था। तो आपके पास 3 विकल्प बचते हैं। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ए पंडित राज जगन्नाथ, जिन्होंने कहा था रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम। भामा क्या करते हैं? शब्दार्थो सहितो काव्यम। किसका है ये? भामा का। ठीक, कुंतक का क्या है? काव्यम रसात्मक काव्यम और वक्र व्यापार शालिनी जो है वह कुंतक की है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? एक पंडित राज जगन्नाथ। अगला है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस, रस आसान है लेकिन पूछ रहा है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। रस इस समय टोटल 11 प्रकार के हैं। पहले 8 है, फिर 9, ठीक, उसके बाद 11। पहले 8 आते हैं तो फिर उसमें शांत रस ऐड होता है तो 9 हो जाते हैं। उसके बाद 2 वात्सल्य रस और परारति जो है वो आते हैं तो पूरे 11 रस हो जाते हैं। पूछ रहा है रौद्र का इसमें कौन सा स्थायी भाव क्या है। ठीक, विकल्प है आपके A क्रोध, B विस्मय, C शोक और D भय। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रौद्र का, रौद्र मतलब अति रौद्र रूप धारण कर देना। सही जवाब है A क्रोध। ठीक है, रौद्र का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। विस्मय किसका स्थायी भाव है? अद्भुत रस का। ठीक है, शोक और भय किसका है? शोक जो है वह का स्थायी भाव क्या है? शांत। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक, प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? अब ये आप लोग बताए तो ज़्यादा बेटर है। अभी मैंने पढ़ाया है अपने बैच में, खासकर वो बच्चे जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला बैच रहे उनकी पिछली क्लास ही रही है ये। सही जवाब क्या होगा मैं बोलूँ इससे पहले आप ज़रूर बताएंगे। आपके ऑप्शन है 1 काव्य विवेक, 2 कवि कुल कल्प तरु, ये तरु है। ठीक है, 3 है काव्य प्रकाश, चौथा है कवि प्रिया। क्या पूछ रहा है? नहीं है भाई, ये जरूर ध्यान देना। बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, कहेगा अच्छा जवाब तो मिल गया, काव्य विवेक तो है, लेकिन क्या पूछ रहा है? नहीं है। कौन सी नहीं है इसमें? आसान है क्योंकि अगर आपको रचना का नाम पता हो। सही जवाब क्या है? 4 कवि प्रिया। सही जवाब
कवि प्रिया, यह किसकी रचना है? यह है केशव दास की रचना है। ठीक, आते हैं अब अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से वैष्णव संप्रदाय को किस संज्ञा अभिहित किया जाता है? किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है, ये पूछ रहा है। वैष्णव संप्रदाय। ठीक, विकल्प है आपके सभी जो संप्रदाय हैं वो वैष्णव मार्ग से ही जुड़े हैं, लेकिन पूछ रहा है पर्टिकुलर किस संप्रदाय को सीधे उससे जोड़ा जाता है। आपका ए है, एक है रुद्र संप्रदाय, 2 है चैतन्य संप्रदाय, 3 है सखी संप्रदाय और 4 है पुष्टि मार्गीय पुष्टि संप्रदाय। तो ये क्लियर हो जाएगा, ये कोई संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय की भक्ति है, वल्लभ संप्रदाय की भक्ति है। ठीक, विकल्प 3 बचे, जिसका सही जवाब है रुद्र संप्रदाय। ठीक, जिसको वैष्णव संप्रदाय की संज्ञा से भी हित किया जाता है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपके विष्णु स्वामी। ठीक, इसके प्रवर्तक हैं आपके विष्णु स्वामी। चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। ठीक है, बाकी वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपके वल्लभाचार्य, और कहीं कहीं विष्णु स्वामी भी देता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक रुद्र संप्रदाय। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 30। आते आज रहते हैं 30 प्रश्न तक ही। ठीक, शेष प्रश्नों के साथ वापस से कल फिर हम मिलेंगे। प्रैक्टिस करके आना, कम से कम जितना क्लास में हो चुका है वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और मैं चाहूंगी कि आप तुरंत उसके उत्तर जो है मुझसे पहले आप कमेंट सेक्शन में उसके उत्तर देते जाएं। ठीक है, तैयारी जम के करिए। तैयारी हमारी तरफ से भी पूरी चल रही है, तैयारी आपकी तरफ से भी पूरी चले, हम मिल करके टारगेट जरूर अपना अचीव कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को शुभकामनाएं, शुक्रिया।